So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our history class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। तो भाई साहब हम लोग देखें कि किस तरीके से ट्राइब क्या होते हैं, किस तरीके से उनका मूवमेंट होता है, क्या वो करते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। आज हम लोग देखेंगे दो ट्राइब्स के बारे में कि किस तरीके से उनकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने दो टॉपिक रहने वाले हैं। आज गोंड्स कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे और अहोम कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आज ये चैप्टर खत्म होगा, अपना प्यारा सा चैप्टर, फिर हम लोग किसी और सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। फुल कंसंट्रेशन से आ जाइए भाई, आज की भी कहानी को शुरू करते हैं। अ क्लोजर लुक द गोंड्स। The Gonds live in a vast forested region called Gondwana और country inhabited by Gonds। तो भाई साहब गोंड्स रहते कहाँ थे? तो गोंड्स रहते थे फॉरेस्टेड रीजन में, सिंपल सी बात। और जिसको हम लोग फॉरेस्ट रीजन जो था उसको गोंडवाना कहते थे। गोंड कहाँ रहते थे? गोंडवाना में, फॉरेस्ट एरिया में। दे प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और ये किस तरीके से कल्टीवेशन करते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब कि हर सीजन में अलग अलग फसल ये लोग करते थे, मतलब साल में 2-3 फसल ये लोग उगाते थे शिफ्ट करके। ठीक है, कभी ये फसल, फिर वो फसल खत्म हुई तो दूसरी फसल वहां पे उगा दिए, इस तरीके से। मतलब इनके खेत कभी खाली नहीं रहा करते थे। द लार्ज गोंड ट्राइब वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू मेनी स्मॉलर क्लैन्स। ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राई। ठीक है, जो गोंड ट्राइब थी ये अलग अलग क्लैंस में डिवाइडेड थी और हर एक क्लैन के अपना राजा या फिर राई हुआ करता था। ठीक है, राई मींस फीमेल एम्परर। अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स was declining, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chief। इस समय दिल्ली सुल्तान की जो पावर थी वो डिक्लाइन हो रही थी और गोंड क्या हो रहे थे? डोमिनेट कर रहे थे हर एरिया में। द अकबरनामा हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन मेंशन द गोंड किंगडम ऑफ गढ़ा कटंगा दैट हैड 70,000 विलेजेस। अकबरनामा है जिसमें कि अकबर की हिस्ट्री के बारे में, अकबर के बारे में बताया गया है। तो उसमें गोंड किंगडम का डिस्कशन हुआ है कि उस समय गढ़ा कटंगा का गोंड किंगडम जो था उसमें 70,000 विलेजेस थे, मतलब गोंड किंगडम का उसमें है। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहां देखो दिया गया है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? ट्रीज एंड bushes in a forest area are first cut and burned. The crop is sown in the ashes. When this land loses its fertility, another plot of land is cleared and planted in the same way। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ये रियल मतलब है कि ट्री और बुशेस क्या करते थे? कट कर देते थे और उसके बाद उसको बर्न कर देते थे। उसी ऐश में ये लोग क्रॉप्स को सो कर देते थे। उसके बाद क्रॉप्स वहां से हो जाती थी। अगर उस सॉइल की फर्टिलिटी बनी हुई है तो और क्रॉप्स वहां ग्रो करते थे। अगर फर्टिलिटी नहीं है तो फिर ये शिफ्ट कर जाते थे दूसरे लैंड पर। ये है इनके शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब। द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम्स वाज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू गढ़s। जो गोंड किंगडम था वो गढ़ में डिवाइड था। गोंड किंगडम इज डिवाइडेड इनटू गढ़s और ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गोंड क्लैन। ठीक है, और जितने भी गढ़ हुआ करते थे, ठीक है, किंगडम को गढ़ में डिवाइड कर दिए गए और गढ़ के एक एक क्या हुआ करते थे? राजा हुआ करते थे, राजा टाइप का, एक मतलब चीफ टाइप का। दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84। ठीक है, जो अपना गोंड था, गोंड किंगडम था, वो गढ़ में डिवाइड हुआ। गढ़ से 84 में 84 विलेजेस, एक गढ़ में 84 विलेजेस हुआ करते थे। और उसके बाद 84 वॉज सब डिवाइडेड इंटू बरहोत्स विच वर मेड अप 12 विलेजेस ईच। और उसमें कितने होते थे? 12 विलेजेस ईच। देखो गोंड किंगडम जो है वो किस में डिवाइड किया जाता है? गढ़ में। और गढ़ डिवाइड किया जाता है 84 में, 84 विलेजेस।
और 84 फिर क्या आता है बरहोत्स। इस तरीके से इनका डिवीजन था। ठीक है, जैसे अपने यहाँ ना होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट, इस तरीके से इनका है। गौंड किंगडम, फिर गढ़, फिर 84 विलेजेस के अंदर आते हैं और एक विलेज में फिर 12 बरहोत्स होते हैं। The emergence of large states changed the nature of Gond society. Their basically equal society gradually got divided into unequal social classes. अभी तक जो ट्राइब्स बस यूं ही घूमा करते थे, अब वो क्या कर रहे हैं, सेटल्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो उनके अंदर अब पहले क्या थी, इक्वालिटी थी, उनमें कास्ट सिस्टम नहीं था। लेकिन जब ये सेटल्ड होने लग गए तो ये कई सारे मेनी क्लासेस में डिवाइड होने लग गए और इनके बीच में सोशल स्टेटस क्या हो गया, अब अनइक्वल होने लगा। ठीक है, ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजास एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल। ब्राह्मण्स को जमीन ग्रांट पे दी जाने लगी और वो इनके डिसीजन में इन्फ्लुएंस करने लग गए। द गोंड चीफ नाउ विश्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। गौंड किंग जो था, गौंड का चीफ था, वो अपने आप को राजपूत मानने लगा। सो अमन दास द गोंड राजा ऑफ गढ़कटंगा अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। ठीक है, तो गोंड राजा जो थे अमन दास, ये अपने आप को क्या उपाधि देते हैं, क्या टाइटल देते हैं, संग्राम शाह के नाम से जानते हैं। His son दलपत married Princess दुर्गावती, the daughter of सलबहान, the चंडेल राजपूत राजा of महोबा। और जो इनका सन था, अमन दास का सन था दलपत, ये सलभान की डॉटर से क्या करता है, शादी कर लेता है। जो कि जो हमारे सलभान हैं, सलबहान, ये क्या है, चंडेल राजपूत है महोबा के। ठीक है, तो राजपूत के घर से, राजपूत की लड़की से ये क्या कर लेते हैं, ये ट्राइब जो ट्राइबल कम्युनिटी थी, अमनदास के लड़के दलपत शादी उससे कर लेते हैं। उसके बाद दलपत हाउएवर डाइड अर्ली। दलपत जो हैं वो जल्दी ही निपट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और उनकी जो दुर्गावती रानी थी, रानी दुर्गावती वॉज वेरी कैपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन वीर नारायण। देखो पहले क्या हुआ करता था कि जो हमारा मेल वर्जन था वही रूलिंग करता था, भले वो 5 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का, ठीक है, कितने भी साल का हो, उसी को राजा बनाया जाता था। उसके बिहाफ पर उसकी मदर या उसकी दादी नानी कोई राज कर सकता है, लेकिन नाम किसका रहेगा, उस लड़के का ही रहेगा, राजा का लड़का ही राजा बनता था। तो यहां पर क्या हुआ, जब ये दलपत खत्म हो गए तो उनका लड़का 5 साल का था, तो उसी को राजा बनाया गया, वीर नारायण को राजा बनाया गया, लेकिन उनकी जगह रानी दुर्गावती राज करती थी। Under her, the kingdom became even more extensive. In 1565, the Mughal forces under Asaf Khan attacked Garhkatanga. और फिर क्या हुआ, इनके किंगडम में इनका जो किंगडम था काफी फला फूला, काफी पावरफुल हुआ। और फिर 1565 में असफ खान के अंडर में मुगल फोर्स ने इनके किंगडम पर क्या किया, अटैक किया, गढ़कटंगा पर अटैक किया। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वॉज पुट अप बाय रानी दुर्गावती। काफी भीषण लड़ाई हुई, रानी दुर्गावती ने काफी अच्छी लड़ाई की इन लोगों से। सी वॉज डिफीटेड एंड प्रिफर्ड टू डाई रादर देन सरेंडर। उसके बाद ऐसा समय आया कि सरेंडर करने की नौबत आ गई, लेकिन उन्हें सरेंडर नहीं किया, कहा मैं मर जाऊंगी लेकिन सरेंडर नहीं करूंगी। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर। और उनसे लड़ते हुए इनके सन की भी डेथ हो गई। गढ़कटंगा वॉज अ रिच स्टेट। गढ़कटंगा जो था इस ट्राइबल कम्युनिटी का, ये काफी रिच स्टेट था। इट अर्नड मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अनदर किंगडम। और ये इतना पैसा अर्न कहां से किया था, तो इसके राज में जितने भी वाइल्ड एलिफेंट्स आते थे उनको ये ट्रैप कर लिए थे और इनको ये बेचते थे अदर किंगडम्स में। पहले जब लड़ाइयां होती थी दो राज्यों के बीच में, तो हाथी का काफी इस्तेमाल हुआ करता था। हाथी एक पावरफुल एनिमल है, एक पैर रख दिया लगभग 10 लोग निपट जाते थे। ठीक है, तो इसलिए ये लोग इसको एक्सपोर्ट करके काफी पैसा रुपया कमाए थे। When the Mughals defeated the Gonds, they captured a huge booty of precious coins and elephants.
और जब मुगल्स ने इनको हरा दिया गढ़कटंगा के लोगों को, तो फिर वहां पर जितनी भी प्रीसियस चीजें थी उन पर इन्होंने कब्जा कर लिया। दे अनेक्स्ड पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट टू चंद्र शाह एंड अंकल ऑफ वीर नयन। ये ज्यादातर चीजें जो इंपॉर्टेंट चीज थी उसको इन्होंने ले लिया। उसके बाद वीर नयन, जो कि इनके वीर नयन के जो राजा, वीर नयन के जो चचा थे, अंकल थे, उनको उन्होंने दे दिया, कहा ठीक है ले जाओ, उन्हें मतलब का ले लिए हैं। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गढ़कटंगा द गौंड किंगडम सर्वाइव्ड फॉर सम टाइम। ठीक है, गढ़कटंगा हारने के बावजूद भी कुछ दिन तक गौंड किंगडम चला। However, they become much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger बुंदेलास and मराठास। बुंदेलास और मराठास से काफी वीकर हो गए और धीरे धीरे ये क्या हो गए, लुप्त हो गए, खत्म हो गए। आगे आती है अहोम्स कम्युनिटी की कहानी। द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। ठीक है, अहोम्स जो थे वो म्यांमार से चल के ब्रह्मपुत्र वैली की तरफ ट्रांसफर होने लगे, माइग्रेट होने लगे 13th सेंचुरी में। दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भुइनाज लैंडलॉर्ड्स। और ये क्या किए, वहां पर जाकर के जो ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम था लैंडलॉर्ड्स का, उसको इन्होंने सप्रेस किया और नया स्टेट वहां पर बनाया ब्रह्मपुत्र वैली के पास। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे अनेक्स द किंगडम्स ऑफ छूटियाज एंड कोच हाजो एंड सब्जुगेटेड मेनी अदर ट्राइब्स। और उसके बाद धीरे धीरे करके 16th सेंचुरी में ये और जो ट्राइब्स वगैरह थी, जिसके नाम वगैरह दिए हैं, उनको ये क्या करी, सब्जुगेट करने लगी, हटाने लगी और अपना वर्चस्व बढ़ाने लगी। The Ahoms built a large state and for this they used firearms as early as the 1530s। ठीक है, अहोम्स एक बड़ा राज्य बनाना शुरू कर दिए ये कम्युनिटी। ठीक है, और भाई तभी बना पाएगी जब इनके पास जनसंख्या ज्यादा होगी और ये दूसरी ट्राइबल कम्युनिटी को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर सकेंगे, हरा के। बाय द 1660s दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स। गन पाउडर और कैनन बनाना ये सब सीख गए। ठीक है, भाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लग गए और अपनी किंगडम को, अपनी टेरिटरी को बढ़ाने लगे। However, the Ahoms faced many invasions from the southwest। साउथ वेस्ट से इन्हें काफी इन्वेजन्स, काफी आक्रमण झेलने पड़े। In 1662, the Mughals under मीर जुमला attacked the Ahom kingdom। 1662 में मीर जुमला के अध्यक्षता में चीफ बने थे मीर जुमला मुगल्स के, और आकर के अहोम किंगडम पर क्या किया, इन्होंने अटैक किया। Despite their brave defense, the Ahom were defeated। अहोम ने काफी अच्छी लड़ाई करी लेकिन फिर भी मुगल से हारे। But direct मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन could not last long। लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक मुगल का यहाँ पर वर्चस्व नहीं रहा, धीरे धीरे करके वो भी शिफ्ट हो गए। द अहोम स्टेट डिपेंडेंट अपॉन फोर्स्ड लेबर। अहोम जो स्टेट था वो डिपेंड था फोर्स लेबर पर। फोर्स लेबर मतलब होता है कि लेबर को फोर्सफुली काम कराना, लेबर से फोर्सफुली काम कराना उनकी इच्छा के बगैर, उनको मतलब पैसे भी कम देना या ना देना, ये सब था। दोज फोर्स्ड टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स। और उन पर्सन्स को पाइक्स कहा जाता था जिनसे फोर्सफुली काम कराया जाता था। A census of the population was taken। Each village had to send a number of pikes by rotation। जितने भी विलेज अहोम में आते थे इनको क्या करना पड़ता था, रोटेशन वाइज इनको अपने विलेज से लोगों को भेजना होता था फोर्सफुली काम करने के लिए। ठीक है, पीपल फ्रॉम हैवली पॉपुलेटेड एरियाज वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड प्लेसेस। तो लोग क्या हुए, जहां पर ज्यादा लोग रहते थे वहां से शिफ्ट होकर के कम जगह जहां पे कम पॉपुलेटेड था वहां आने लगी, क्योंकि वहां पे रिसोर्स वगैरह ज्यादा था। अहोम्स क्लैंस वर थस ब्रोकन अप। और ऐसे ऐसे करते हुए अहोम का जो क्लैन था वो क्या हो गया, ब्रोकअप हो गया, खत्म हो गया। By the first half of the 17th century, the administration became quite centralized। और धीरे धीरे करके क्या हुआ, 17th सेंचुरी आते आते तक एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर थी वो सेंट्रलाइज्ड हो गई, एक जगह पावर क्या हो गई, कंसंट्रेट हो गई। अहोम
डायनेस्टी में। Almost all adult males served in the army during war. At other times, they were engaged in building dams, irrigation system, and other public works. The Ahom also introduced new method of rice cultivation. ज़्यादातर समय जब लड़ाइयाँ होती थी तो मेल से ही वॉर में इंक्लूड किए जाते थे, मेल से ही लड़ाइयाँ लड़ा करते थे। और जब लड़ाई नहीं होती थी, कोई देश आक्रमण नहीं करता था, तो ये लोग अपने अपने काम में कभी डैम्स को बिल्ड कर रहे हैं, कभी इरिगेशन, कभी खेती कर रहे हैं। और इन्होंने साथ ही साथ राइस कल्टीवेशन के लिए एक नया मेथड दिया था। अहोम सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू क्लैंस और खेल्स। अहोम सोसाइटी जैसे उसमें था, गढ़कटंगा वाले में था कि 84 था, फिर क्या क्या था, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया था ना भाई, ये था गोंड किंगडम गढ़ में डिवाइडेड है। फिर गढ़ जो है वो 84 विलेजेस में, और फिर उनको बरहोस 12 विलेज के ग्रुप में डिवाइड किया गया था। तो उसी तरीके से यहाँ भी कर रहे हैं अहोम वाले भी अपना। सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल्स। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसंस, सो आर्टिसंस इन द अहोम एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम। ठीक है, अहोम में आर्टिसंस बहुत कम थे, ठीक है, कारीगर बहुत कम थे, तो पास वाले किंगडम से ये क्या करते थे, आर्टिसंस को बुलाते थे। अ खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस। जो खेल डिवाइड किया गया था, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैंस और खेल। जो क्लैन और खेल में इनका डिवीजन हुआ था, जो खेल है वो सेवरल कई सारे विलेजेस को कंट्रोल करता था। वहाँ की जो भी टैक्सेस वगैरह थे उनको वसूलना, वहाँ पर फैसिलिटीज देना, इन सब का काम खेल देखता था। The peasant was given land by his village community. Even the king could not take it away without the community's consent. और ये कम्युनिटी कंसेंट के बिना किंग उनकी जमीन को नहीं ले सकता था, पीजेंट की जमीन को वो नहीं ले सकता था। पहले उनको कम्युनिटी का कंसेंट चाहिए होता था। ठीक है। ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। ठीक है, अहोम क्या करते थे, इनके पास एक अपनी अलग गॉड थे। ट्राइब्स जितने भी थी, इनके अपने एक अलग अलग गॉड हुआ करते हैं, तो उनकी ये लोग वर्शिप करते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, हाउएवर, द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज्ड। और 17th सेंचुरी के हाफ आने तक ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस था, ब्राह्मण्स का, वो इंक्रीज होने लगा। तो टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग। और किंग से इन्होंने ग्रांट किया, मांगा कि हमें टेम्पल बनाने के लिए जमीन चाहिए। इन द राइन ऑफ साहिब सिंह 1714 to 1744 हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन। तो साहिब सिंह के काल में हिंदुइज्म रिलीजन जो है वो डोमिनेट करने लग गया। बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कंप्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीव्स आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म। लेकिन अहोम किंग्स भले ही हिंदुइज्म को अडॉप्ट कर लिए थे कि हाँ, हिंदू के लोगों को, मतलब ये ब्राह्मण्स को टेम्पल देना, ब्राह्मण्स को लैंड देना अपना टेम्पल बनाने के लिए, लेकिन फिर भी अपने ट्रेडिशनल बिलीफ को नहीं भूले थे, उसको ये लोग प्रैक्टिस करते थे। अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड। पोएट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स। ठीक है, अहोम सोसाइटी बहुत ही सोफिस्टिकेट थी। ठीक है, और पोएट और स्कॉलर को ये लैंड ग्रांट पे दिया करते थे। थिएटर वॉज इनकरेज, मतलब थोड़ा सा ये लोग कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह में काफी इंटरेस्ट लेते थे, तो थिएटर को इनकरेज किया जाता था। एंटरटेनमेंट काफी अच्छे से करते थे सब। इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज। संस्कृत के जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स थे उसको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए जाते थे, जिससे कि आम जनता उसको समझ सके, जान सके। हिस्टोरिकल वर्क्स known as Buranjis were also written first in the Ahom language and then in Assamese। तो बुरानजीज जो थी हिस्टोरिकल वर्क्स, उसको पहले अहोम लैंग्वेज में और फिर असामीज लैंग्वेज में लिखी जाती थी, जिससे कि वहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं वो उसको समझ सकें, उसको जान सकें कि आखिर क्या है। तो इस तरीके से ये था अपना चैप्टर। अब कॉन्क्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्क्लूजन छोटा सा है। Considerable social change took place in the subcontinent during the period we have been examining. Varna-based society and tribal people constantly interacted with each other. Word-based society जिसमें तुम्हें बताए थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 प्रकार के वर्ण होते हैं।
और ट्राइबल पीपल के बीच में कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट हुआ, जैसा कि हम लोगों ने देखा, और दोनों लोग मिलकर के एक अलग कम्युनिटी बना ले गए। दिस इंटरेक्शन कॉज बोथ काइंड ऑफ सोसाइटीज टू अडेप्ट एंड चेंज। दोनों ही सोसाइटी में, चाहे वो वर्ल्ड बेस्ड हो या फिर ट्राइबल पीपल हो, दोनों के बीच में कुछ चेंजेस देखने को मिले। There were many different tribes and they took up diverse livelihoods over a period of time. Many of them merged with caste-based society. ठीक है, तो इनमें मर्जिंग चलने लगी। ठीक है, ट्राइबल पीपल वर्ण बेस्ड में जाने लगे, वर्ण बेस्ड ट्राइबल में आने लगे, और दोनों में काफी अंतर देखने को मिलने लगा। Others, however, rejected both the caste system and orthodox Hinduism. Some tribes established extensive states with well-organized system of administration. और कुछ ट्राइब्स थे जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म या फिर वर्ल्ड बेस्ड सिस्टम में नहीं गए, उन्होंने अपना एक पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन वाला स्टेट बनाया। वो मतलब उनके बीच में मर्जिंग नहीं हुई। They thus become politically powerful, और ये पॉलिटिकली पावरफुल भी बने, जो कि अपना अलग सा एडमिनिस्ट्रेशन बनाए। This brought them into conflict with larger and more complex kingdom and empires. और भाई जब अपना अलग कहानी करोगे, अलग राज्य बनाओगे, तो और जो राज्य होंगे उनसे आपको क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आप अपना अलग खाना पकाने लग गए। तो साथ में जो भी रहने वाले लोग थे, जो पहले आपके साथ थे, अब क्या करेंगे, आपके खिलाफ विद्रोह करेंगे। तो इसी तरीके से चैप्टर था। इस चैप्टर में हम लोगों ने समझा कि ट्राइब्स क्या होते हैं, नोमैड्स कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हैं, अपनी लाइवलीहुड कैसे चलाते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जब ये लोग सेटल होने लग गए, तब इनके लिए क्या चैलेंजेस थे, किस तरीके से मतलब ये सेटल हुए, और फिर क्या चैलेंज आया, और फिर ये मिट गए या फिर बचे रह गए। ये सब चीज़ें इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा है। आई होप सो कि कुछ समझ में आ गया होगा ये चैप्टर किसके बारे में है। ठीक है, तो इस तरीके से चैप्टर हम लोग का खत्म होता है। अब हम लोग कुछ नया ट्राई करेंगे, कुछ नया सब्जेक्ट पे चलेंगे। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।